नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज हम लोग सॉइल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है आज के टॉपिक में। तो जो देखिए, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका पूरा अपने तरीके से कंप्लीट कर दिया था, और इस चैप्टर में हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेसिकली इसमें जो टॉपिक है वो है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जिनको हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उनका क्या हमारे लिए योगदान रहेगा वो देखेंगे। इस चैप्टर से बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन और न्यूमेरिकल आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ के लिए नहीं, आपके डिप्लोमा के एग्जाम के लिए प्लस जेई के एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और काफ़ी बच्चों को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आप मुझसे बने रहते हैं तो इस वीडियो के अंदर अंदर मैं आपका डर निकाल दूंगा, आई गारंटीड। और पूरा तो नहीं हो पाएगा इसी इसी वीडियो में पूरा, लेकिन ऑलमोस्ट जो आपके अंदर एक मन में डर है इस चैप्टर को मैं निकाल के रहूंगा एक दो लेक्चर के अंदर अंदर। तो ध्यान दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा फेज डायग्राम। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज फेज डायग्राम या फेज डायग्राम ऑफ सॉइल क्या है, तो देखिए, सॉइल के अंदर मुख्यतः तीन चीजें हो सकती हैं। अगर कोई सॉइल का सैंपल आप उठाते हैं तो उस सैंपल के अंदर कुछ सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, और उसके साथ ही साथ उसमें कुछ वाटर कंटेंट हो सकता है और कुछ हवा हो सकती है उसके रंध्रों में भरी हुई। मतलब पोर्स में वाटर प्लस एयर हो सकता है, एक्सेप्ट सॉलिड, मतलब सॉलिड के अलावा। मतलब अगर हम ध्यान दें कि एक बल्क सॉइल पार्टिकल्स हमने उठाया, सॉइल का सैंपल उठाया, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? सॉइल के पार्टिकल्स, वाटर और एयर। तो देखिए, उनको एक साथ तो हम सैंपल कहेंगे, लेकिन हम चाहें तो उन तीनों को अलग अलग अवस्थाओं में दिखा सकते हैं, फेज में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, उनको एनालाइज करना आसान हो, इसलिए हमने उनको इस तरीके से बना लिया कि किसी भी सॉइल के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फेज डायग्राम कहलाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सॉइल में पाई जाने वाली विभिन्न चीजों का एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शन करना ही फेज डायग्राम कहलाता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ध्यान को समझिएगा कि फेज डायग्राम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक टू फेज डायग्राम, एक थ्री फेज डायग्राम। तो टू फेज डायग्राम क्या होता है? टू फेज का मतलब सॉइल की अवस्था को, दो ही चीजों को, उसमें दो ही चीजें पाई जाएंगी तो उनमें टू फेज डायग्राम कहेंगे। अगर पार्टिकल्स में सॉइल, वाटर प्लस एयर तीनों पाई जा रही हैं तो उस डायग्राम को थ्री फेज डायग्राम कहेंगे। अब कोई दो पाई जा रही है तो टू फेज कहेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे कोई दो और कैसे कोई एक होंगी। तो देखिए, एक एक सिंपल सॉइल का सैंपल है, एक सिंपल सॉइल का सैंपल ये है आपका, जिसमें नीचे देखिए ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा नीचे सॉलिड है जो ब्लैक से है, ये ब्लू वाला जो दिखा रहा है ये वाटर है, इसमें ये वाटर है, और ये जो है वो इसमें एयर को दिखा रहा है। ठीक है, तो तीनों चीजें पाई जा रही हैं। तो सॉइल अगर होगी तो अब ऐसे अलग अलग तो होंगे नहीं, होंगे तो सब आपस में मिक्स, लेकिन उसको दिखाने के लिए माना गया कि चलिए भाई, कुछ सॉलिड है, कुछ वाटर है, कुछ एयर है। अब देखिए यहाँ पे ये एक तरह का थ्री फेज डायग्राम हुआ, ये एक तरह का थ्री फेज डायग्राम हुआ, और ये जो सैंपल लिया है हमने, जो थ्री फेज डायग्राम है, उसमें तीनों पाए जाने का मतलब होता है कि वो पार्शियली सेचुरेटेड है। इसका मतलब हमें समझिएगा, जब भी किसी सॉइल सैंपल को पानी में ऐसे डुबाया जाए ताकि उसके पूरे रंध्रों में पानी भर जाए, तो उसको फुल्ली सेचुरेटेड कहते हैं, मतलब पूरी तरह से संतृप्त मृदा। अगर वो थोड़ा सा पानी है और थोड़ा वाटर है, सॉरी एयर है, तो उसको पार्शली संतृप्त या सॉरी आंशिक संतृप्त या पार्शली सेचुरेटेड कहेंगे। लेकिन अगर एक सैंपल लिया जाए, उसको पूरा सुखा लिया जाए, सुखाने का मतलब हुआ ड्राई कर लिया जाए, तो उसमें क्या बचेगा? सॉलिड प्लस एयर, क्योंकि रंध्रों में से पानी तो सूख जाएगा, हवा तो उसमें रहेगी। तो हमेशा टू फेज तो रहेंगे ही रहेंगे।
3 फेज हो सकते हैं और 2 फेज हो सकते हैं। 2 फेज में 2 कंडीशन बनती है, क्या क्या, सॉलिड के साथ वाटर रहे या सॉलिड के साथ एयर रहे, ठीक है। जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी, फुल्ली सैचुरेटेड मतलब पूरी तरह से संतृप्त, तो उसके रंध्रों में पूरा का पूरा पानी भरा रहेगा, तो इसको कहेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सैंपल। और जब फुल्ली ड्राई कर दिया जाएगा तो सॉलिड, और रंध्रों में केवल केवल रंध्रों मतलब जो वैल्यूम है रंध्रों का, विच इज कॉल्ड वीवी, वैल्यूम ऑफ वॉइड्स, उसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये भी वीवी ही है, वॉल्यूम ऑफ वायर्स, इसमें पूरा का पूरा वाटर है, उसमें पूरा का पूरा एयर है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं 2 फेज में 2 आते हैं, एक सॉलिड प्लस वाटर, एक सॉलिड प्लस एयर। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें तीनों आते हैं, कौन कौन, सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। तो इसी फेज डायग्राम से रिलेटेड कुछ सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें पढ़ना है। आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि रिक्तता अनुपात क्या है समझाइए, वॉइड रेशियो यानी फिर आपका पोरोसिटी, संरंध्रता, यानी ये सब सारी चीजों के बारे में पूछता है। तो मैं 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले ये समझ गए होंगे कि फुल्ली ड्राइड, फुल्ली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, इनका मतलब क्या है। देखिए मैंने बार बार कहा कि फुल्ली सैचुरेटेड मतलब कंप्लीटली सैचुरेट विथ वाटर, सॉइल जो है पूरी तरफ से पानी पाकर के संतृप्त हो गई है। एंड दिस वन इज कंप्लीटली ड्राइड विथ, ओवन ड्राई हो सकता है या किसी भी तरीके से ड्राई करके इसमें पूरा एयर क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। तो हम लोग अब इसमें इससे जुड़े हुए कुछ टर्म जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इनकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखिए अभी नहीं समझ में आएगा। हम हर चीज को पहले बताते हैं, इसके बारे में आपको बोल रहा हूं कभी थोड़ा रुकिए, इनकी जरूरत आपको समझ में आएगी। जब इनका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर आपको समझना है तो पहले इनकी डेफिनेशन समझते जाएंगे। सबसे पहला टर्म आता है वॉइड रेशियो, यानी इसको हिंदी में कहते हैं रिक्तता अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रिक्तता अनुपात क्या होता है। तो जब सॉइल में लोगों ने बनाया पढ़ने के लिए तो सबसे पहले, अच्छा कई सारे नाम है, मैं ले रहा हूं पहले। वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, एयर कंटेंट है, परसेंटेज एयर वॉइड्स है, वाटर कंटेंट है, यूनिट वेट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो में कितना क्लियर होगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट क्या करेंगे, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या है भाई, वॉइड रेशियो क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। वॉइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात, हिंदी में कहते हैं इसको रिक्तता अनुपात, रिक्तियों का अनुपात। देखिए वॉइड रेशियो को हमेशा ई से दिखाते हैं, और जब ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा वॉइड रेशियो क्या है, तो आप केवल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप बताएंगे कि रिक्तता अनुपात क्या होता है, इसको ई से दिखाते हैं। यह रिक्तियों का सॉलिड कणों का आपस में अनुपात होता है। किसका किसका, रिक्तियों का सॉलिड कणों से, मतलब सॉलिड पार्टिकल। तो रिक्तियों को किससे दिखाएं, आप देखिए हमेशा इस 3 फेज वाले को देखिए, इसमें टोटल वॉल्यूम V है ना, इसको अगर आप समझे ध्यान से, ये वाटर वाली लाइन है, ये टोटल वॉल्यूम V है, V मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। लेकिन उधर देखिए बटा हुआ VS कहां तक है, VS देखिए यहां से यहां तक है, मतलब सॉलिड्स का वॉल्यूम VS है। यहाँ VW मतलब वाटर का वॉल्यूम, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ VA मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर है। लेकिन जो वायर्स और वाटर, जो मतलब एयर और वाटर हैं, वो किस में रहेंगे, रंध्रों में ही तो रहेंगे, वायर्स में ही। तो कह सकते हैं कि सॉलिड है और सॉलिड के अंदर पोर्स यानी रंध्र हैं, और रंध्रों में वायर्स में ही कुछ में वाटर है कुछ में एयर है, ठीक है। तो हम लोग कंबाइंडली VW और VA को VV कह सकते हैं। VV इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वायर्स। VV जो है वो रिक्तियों का पूरा आयतन है, तो ये पूरा रिक्तियों का आयतन है और ये सॉलिड का आयतन है। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। सैंपल में कुछ सॉलिड पार्ट है और जो रिक्तियां हैं, वॉइड्स हैं, उनमें 2 चीजें हैं, क्या क्या, पहला है आपका वाटर, दूसरा है एयर। तो हम लोग जब रिक्तता अनुपात को डिफाइन करते हैं तो वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वायर्स टू सॉलिड, मतलब वायर्स का और सॉलिड का रेशियो होता है। तो हम लोग यहाँ पूछा, यहाँ पे वॉइड रेशियो इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर हमने लिखा E इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या बना, E इज इक्वल टू VV अपॉन VS। ये फॉर्मूला क्या बना, VV अपॉन VS।
VB अपॉन VS का मतलब समझ रहे हैं ना क्लियरली। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ऐसा हो सकता है, अच्छा देखिए पहले ये इसका फॉर्मूला बन गया दोस्त। अब देखिए इसको अगर परसेंटेज में दिखाना हो तो गुणा कर दीजिएगा 100 से, और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा कि रिक्तता अनुपात रंध्रों का आयतन और सॉलिड पार्टिकल्स का आयतन यानी ठोस कणों के आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। हमेशा कौन ऊपर रहेगा, वायर्स, और नीचे कौन रहेंगे, सॉलिड्स। क्लियर है, ये क्लियर है यहाँ पे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसका वैल्यू कहां तक हो सकता है। अगर चलिए वैल्यू की बात, अभी हम पोरोसिटी की बात करते हैं। जैसे लाइक दूसरा टर्म आता है यहाँ पे, देखिए लिखा गया है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पोरोसिटी क्या है ध्यान से समझिए। पोरोसिटी, तो पोरोसिटी होता है जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं, और एन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वायर्स, वॉल्यूम ऑफ वायर्स, वॉल्यूम ऑफ वायर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। मतलब यहां पर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, या ऑफ सैंपल लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ वायर्स है वीवी, इधर देख लीजिए, और टोटल वॉल्यूम है वी। अगर हम यहां से इसको समझने का प्रयास करें जरा सा कि ये कहां से कहां तक वैलिड है इनकी वैल्यू। सपोज करिए कि वॉल्यूम ऑफ वायर्स यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो है, तो बताइए वायर्स इतने हैं, हो सकता है वायर्स और बढ़ते, सॉलिड कम होता, सॉलिड कम हो सकता था, वायर्स और ज्यादा हो सकते थे। मतलब हो सकता है कभी कभी इन केस, देखिए कभी भी ये ध्यान रखिएगा, किसी सॉइल को कितना भी कॉम्पैक्ट करिए, कितना भी कम करिए, लेकिन वायर्स को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। वायर्स कभी भी जीरो नहीं, वायर्स जीरो होने का मतलब समझ रहे हैं, पूरा सॉलिड एक भी रंध्र ही नहीं है। होता है ऐसा, लेकिन वो सॉइल नहीं, फिर वो रॉक हो जाएगी। रॉक मतलब समझ रहे हैं, एक्यूफ्यूज रॉक हो जाएगी, चट्टान। जैसे ग्रेनाइट वगैरह जो होती है ना, उनमें पोर्स लगभग जीरो होते हैं, लगभग जीरो, वो भी ऑलमोस्ट, एकदम से नहीं। तो ये सॉइल के कंडीशन में हो सकता है कि रंध्र जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब रंध्र जीरो नहीं है, तो जब ऊपर कभी जीरो होता तो ये जीरो होता, यानी एक तो चीज कंफर्म है कि E विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ये एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, E हमेशा जीरो से ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है। कहां तक होगा, क्या 1 हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, तो कब होगा, when VV is greater than VS। if VV is greater than VS, then obviously the value of void ratio will exceed 1। जो VV की वैल्यू है अगर VS से ज्यादा हो जाए तो E की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से, और ऐसा संभव है। हो सकता है सॉलिड पार्टिकल कम हो और उसकी तुलना में पोर से ही ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है आयतन में। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जीरो से बड़ा ये कुछ भी हो सकता है, एक, एक से बड़ा, एक के बराबर, ये कुछ भी हो सकता है ई का वैल्यू। लेकिन वहीं अगर हम एन की बात करें, एन क्या होता है, पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब यहाँ पे समझिएगा क्या है कहानी। पोरोसिटी मतलब होता है तो वॉल्यूम ऑफ वायर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो एक बात बताइए, क्या कभी ये भी जीरो हुआ, अभी मैंने बोला था कभी वायर्स जीरो नहीं होंगे, तो एन भी हमेशा किससे ज्यादा रहेगा, जीरो से। हमेशा इस ध्यान कर रखिएगा, एन भी हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगा। लेकिन एक चीज, क्या वी ज्यादा हो सकता है वी से, या बराबर हो सकता है। तो एक बात बताओ बंधु, हम तुमको सॉइल का सैंपल दे रहे हैं, उसमें कुल वॉल्यूम भी है और उससे ज्यादा वायर्स हैं, संभव है, सॉलिड जो है उससे ज्यादा। अब टोटल यही है ही है, तो कहेंगे टोटल हो सकता है कि ये VS कम होता और VB ज्यादा होता, लेकिन क्या VB बढ़ के इस पूरे से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। VB कभी भी VS को एक्सीड, V को एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसी का पार्ट है वो। VB इज द पार्ट ऑफ टोटल V, दैट इज व्हाई VB विल नेवर एक्सीड V। तो n हमेशा 1 से कम होगा, क्यों, क्योंकि VB कभी भी V के बराबर नहीं हो सकता है, बराबर या ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए n विल ऑलवेज बी लेस देन 1। कभी कभी इसको परसेंटेज में जब दिखाते हैं इनको, तो यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ज्यादातर परसेंटेज में ही दिखाते हैं, इसको परसेंटेज में नहीं दिखाते हैं। तो हमने देखा कि पोरोसिटी को कैसे डिफाइन किया हमने, कि पोरोसिटी इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वायर्स। इसको हिंदी में लिख भी दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इसको पोरोसिटी को संरंध्रता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संरंध्रता, संरंध्रता। और इसको बोलते हैं रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, रिक्तता अनुपात और संरंध्रता बोलते हैं, ठीक है। तो दो टर्म हमने यहाँ पे क्लियर किया आपका, ठीक है। अब तीसरा टर्म देखिए,
मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, इनको अच्छा मिटा क्या अभी जरूरत पड़ेगी इनको, चलिए आगे देख लेते हैं फिर मिटाएंगे। अब देखिए आगे तीसरा टर्म क्या आपका आता है, पोरोसिटी, और इसके बाद तो आपका आता है तीसरा टर्म, देखिएगा इनका वैल्यू सबका देखे ना कि रेंज कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक। अब तीसरी चीज देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, तीसरा जो आ रहा है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हम लोग तीसरे को हम लोग लिख लेते हैं, देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कितना सैचुरेट हुआ है, सैचुरेट मतलब संतृप्त होना, इसको कहते हैं संतृप्ति की मात्रा, हिंदी में क्या कहते हैं, संतृप्ति की मात्रा, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एक बात बताइए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इसको दिखाते हैं एस और नीचे छोटा सा आर सफिक्स में लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एस आर का फॉर्मूला लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, अच्छा सबका अभी तक वॉल्यूम ही ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे, सबका अभी तक वॉल्यूम है, किसी का वेट नहीं लिया है हमने, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यहां ध्यान दीजिएगा जरा, यानी एस आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी बी, ये फॉर्मूला होता है सैचुरेशन का, क्लियरली ये फॉर्मूला होता है सैचुरेशन का। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है समझिए जरा, एस आर को वी डब्ल्यू अपॉन वी बी हमने कहा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ध्यान दीजिएगा क्या रंध्रों में पूरी तरह से पानी भर जाएगा तो वो सैचुरेट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सैचुरेट मतलब संतृप्त होना, पूरा अपने अंदर पानी भर लेना, ठीक है। तो संतृप्त कब होगा, जब पूरे रंध्रों में पानी भर जाएगा। तो क्या ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस रंध्रों में पूरा पानी भर जाएगा, जब कंप्लीटली पानी भर जाएगा, हमेशा ध्यान देखिएगा, देखिए यहाँ से ये पूरे रंध्र है, यहाँ से यहाँ तक रंध्र है, लेकिन टोटल इतने में ही पानी है पोर्स में, इतना पोर्स में एयर है, पूरे में पानी भर जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि जो वाटर है वी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वीवी, वी डब्ल्यू बढ़ के वीवी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा एस आर विल बी 1 इफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वीवी, दैट मीन्स इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेशन, फुल्ली सैचुरेशन, हमेशा ध्यान रखिए। इसको भी ज्यादातर टाइम परसेंटेज में दिखाते हैं, तो वैल्यू या तो 1 रहेगी या तो 100% या उसके बीच में रहेगी। यहाँ एक ध्यान देखिएगा, एसआर 1 कब होगा, जब वी डब्ल्यू यानी पूरा वायर्स में पानी ही भर जाएगा, तो वी गायब, तो पूरा वायर्स बराबर पूरा वाटर का वैल्यू, यानी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वी, तो ये जब दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा, और 1 में यहाँ मल्टीप्लाई 100 से किए हैं तो ये 100% हो जाएगा। तो चाहे परसेंट में लिखिए चाहे पॉइंट में लिखिए, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो यहाँ फुल्ली सैचुरेशन के केस में एस आर 1 होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन कि एस आर विल बी 0 इफ वी डब्ल्यू इज 0। अब अगर ऊपर वाला ये वी डब्ल्यू 0 हो जाए तो एस आर 0 हो जाएगा। वो 0 कब होगा, जब फुल्ली ड्राइड कर देंगे, वाटर गायब। तो इसका मतलब जब वाटर पूरी तरह से गायब होगा तो टोटल VA ही बचेगा, पूरा VA ही बचेगा। तो उस केस में क्या होगा भाई, पूरी सॉइल में वी डब्ल्यू 0 हो जाएगा, और वी डब्ल्यू 0 है तो बटा वी 0 बटा कुछ भी करें आंसर 0 होगा, यानी इफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो ये केस कहता है फुल्ली ड्राइड। फुल्ली ड्राइड का मतलब पूरी तरीके से सूखी हुई मृदा, यानी सैचुरेशन से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन पूछा तो ये सारा आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा भाई कि फुल्ली सैचुरेटेड, इस केस में एसआर क्या है 1 है, और फुल्ली ड्राइड के केस में एसआर क्या है 0 है। और अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तो उसमें एसआर जो है वो 0 से 1 के बीच रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, या 0 से 100% के बीच रहता है। जब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है तो एसआर यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 1 के बीच रहता है, इसमें 1 रहता है और इसमें 0 रहता है। आपको ये 3 टर्म क्लियर हुए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। अब चौथा आपका है एयर कंटेंट। चलिए उसको देख लेते हैं, नोट भी करते जाइए आप लोग, नोट्स मिलेगी लास्ट में, पेड नोट्स मिलेगी आपको, थोड़ा बहुत छोटा मोटा पेमेंट करना पड़ेगा, सब लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आप नोट्स बना लेते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसको क्या कहते हैं। अगला टर्म जो आपका 4th नंबर टर्म है उसको हम लोग पढ़ते हैं एयर कंटेंट। अब वो क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली एयर कंटेंट इज, ठीक है। देखिए एयर कंटेंट क्या है, चौथे नंबर पे हमने रखा एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम लोग जनरली AC से दिखाते हैं, स्मॉल a और सफिक्स में C, AC से दिखाते हैं, ठीक है। हमेशा यहां ध्यान रखिएगा कि एयर कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है सब वॉल्यूम के टर्म में। अभी वेट का एक भी बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एयर कंटेंट है तो ये VA अपॉन कहीं ना कहीं VV होता है, ठीक है। ये AC का फॉर्मूला है, VA अपॉन VV। पूरे वायर्स में वाटर कितना है ये तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताया, क्योंकि VW अपॉन VA का मतलब ही हुआ कि सॉरी VV का मतलब हुआ कि पूरे वायर्स में कितना वाटर है, लेकिन पूरे वायर्स में कितना एयर है ये कौन बताता है, एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट पूरे वायर्स में VV में कितना एयर है ये बताता है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका मैं ऐसे लिख दूं इसको पूरा पहले फॉर्मूले के फॉर्म में कि AC इज इक्वल टू हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन हमने लिखा क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो इसी को फिर AC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे कि VA अपॉन VB। आप लिखते समय ध्यान से ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब इसकी भी रेंज की बात कर लें, जैसे सैचुरेशन की रेंज है, इसका रेंज क्या हो सकता है, सेम एज सैचुरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी के साथ है, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे कोई वायर्स है, सपोज करिए वायर्स है, तो वायर्स में कुछ परसेंट वाटर है तो कुछ परसेंट एयर होगी। अब जितना आप 40% अगर एयर है तो 60% वाटर होगा, कुछ ना कुछ तो वायर्स में होगा। अब दोनों मिला के 100% होंगे, इसलिए हमेशा एक चीज जान लीजिए कि AC प्लस SR मिला के 1 होता है। परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। कई बार डायरेक्टली पूछता है कि अगर AC 0.4 होगा तो SR कितना होगा, तो 0.6 होगा, 1 में से घटा लीजिएगा उधर जाके। ये दोनों मिला के 1 होते हैं, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा। रेंज की अगर बात करें तो बताइए VA अगर इसके बराबर हो जाए VB के, इन केस ऑफ fully dried sample AC इक्वल टू फुल्ली ड्राइड हुआ, यानी पूरा पानी सुखा दिया गया, तो पूरा VA पानी इसमें से जब गायब होगा दोस्त तो पूरा VA बढ़ के यहां तक आ जाएगा, यानी VA इक्वल टू VB हो जाएगा, तो AC हो जाएगा 1। जैसे इसमें SR 0 था तो AC 1 हो गया, उल्टा होता है बस। SR 0 था ना, जब पूरा ड्राई किया तो SR 0 तो AC 1, क्योंकि दोनों को जुड़ के 1 होना है। इसी तरीके से पहला दूसरा केस है कि इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सैंपल AC इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब पूरी तरह से सैचुरेट होगा तो वायर्स तो गायब ही हो जाएंगे एयर वाले, तो एयर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पूरा मिला करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एयर कंटेंट क्या है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, दोनों में संबंध क्या है कि बोथ एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिला करके दोनों एक हो जाएंगे, या परसेंटेज में लिखें तो 100% हो जाएंगे। आपको ये भी एयर कंटेंट भी समझ में आ गया। एक टर्म आता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इन अ सैंपल। तो हमेशा यहां ध्यान रखिएगा एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स में थोड़ा सा अंतर है, नाम में कंफ्यूजन मत लीजिएगा। एयर कंटेंट को AC से दिखाते हैं हम लोग। अगला हम लोग को क्या पढ़ना था कि परसेंटेज एयर वॉइड्स। अब देखिए परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है आपका, तो इसको दिखाते हैं हम लोग NA से। हमने बताया अभी कि ये कुछ नहीं है, एयर कंटेंट तो वॉइड्स में कितने एयर ये बता रहा था, और परसेंटेज एयर वॉइड्स पूरे सैंपल में कितने एयर वॉइड्स हैं वो बताएगा, ठीक है। यानी यहां पर इसका फॉर्मूला जो होगा वो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि NA इज इक्वल टू VB अपॉन V होता है। याद करिए यहाँ पर सॉरी VA अपॉन V होता है, मतलब यहां समझ में आ गया होगा VA मतलब केवल एयर का वॉल्यूम लेंगे और नीचे टोटल। अच्छा देखिए VB जब लिए थे तो वो संरंध्रता था, तो एक चीज देखिए जब कंफ्यूज होंगे जब आप ना कि एयर वाइड्स में और परसेंटेज एयर वाइड्स में कौन है, देखिए परसेंटेज एयर कंटेंट का सिंबल तो आपको क्लियर होगा ना, एयर कंटेंट का सिंबल AC एयर कंटेंट मिल जाएगा। अब एक दूसरा सिंबल आप इतना याद रखिए कि दूसरा कोई एक ये है, चलिए इसमें नहीं मालूम है कि कौन सा एयर कंटेंट है कौन सा ये है, कोई दो यही है। इतना तो क्लियर है कि ये वाला एयर कंटेंट होगा,
तो ये वाला परसेंटेज एयर वाइट्स होगा। और n से हम लोग पोरोसिटी को दिखा रहे थे, इसका मतलब इसमें एयर का पोरोसिटी का फॉर्मूला याद है कि वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वाइड लिया गया था, अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे। तो ये भी टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। अब ये मान लीजिए भूल गए कि सर एसी में भी वी ऊपर है, सॉरी वी ऊपर है, और इसमें भी वी ऊपर है, नीचे ये भूल जा रहे हैं कि इसमें कहा यहाँ पे वी लिखें कि वी लिखें। तो भाई इसमें देखिए जो एन लिखे थे आप पोरोसिटी में, तो नीचे पूरा भी लिखे थे एन में ना पोरोसिटी में, तो इसमें पूरा भी लिख दीजिएगा। अब एक भी है तो दूसरा जाहिर सी बात है भी हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है। याद करने का मतलब एन के हिसाब से इसको भी ले लीजिएगा, क्योंकि पोरोसिटी में नीचे भी था तो इसलिए परसेंटेज एयर वाइट्स में भी ट्रिक टाइप से, मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आप इसको समझे, अगर आप किसी और तरीके से याद कर पा रहे हैं दैट इज मच बेटर फॉर यू, आपके लिए वो बढ़िया ज्यादा बेटर है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनका। तो एन को वी अपॉन वी हमने कर दिया। अब रेंज की बात करें तो ये भी देखिए एयर कंटेंट जो था ना, वो एयर कंटेंट की रेंज मैंने बताया कि वो भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की तरह थी, लेकिन इसका कहानी अलग है। ये कभी जीरो हो सकते हैं ये वाले, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जब वी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वी जीरो हो सकता है। वाइट्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर पूरा पानी भर दिया जाए तो एयर वाइट्स खत्म हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एन जो है वो जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है टोटल वॉल्यूम के। तो एक से हमेशा कम रहेगा, ये इसकी रेंज है। बात समझ में आ गई? क्लियरली हो गया कि परसेंटेज एयर वाइट्स का क्या रेंज है। अब अगला चीज होता है आपका वाटर कंटेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर कंटेंट जो होता है, अभी तक जितने आपने पढ़े वो सब वॉल्यूम का रेशियो बता रहे थे आप, अब आप बताएंगे वेट का रेशियो, ठीक है। तो वाटर कंटेंट बेसिकली वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ये वेट का रेशियो होता है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि अगला नंबर जो आपका छठा नंबर विच इज नथिंग बट वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल w से दिखाते हैं, और स्मॉल w वाटर कंटेंट जो होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जो भी पढ़े तो हमने एयर का वॉल्यूम तो लिया था, लेकिन एयर का वेट लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बात करेंगे इसमें तो वेट ऑफ सॉलिड को WS से दिखा देंगे, और वॉल्यूम जब दिखाएंगे टोटल का वेट दिखाएंगे तो उसमें देखिए टोटल वेट में, मतलब कंप्लीट अगर टोटल W लें पूरे सैंपल का वेट, तो उसमें वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर ही होते हैं, कोई एयर का वेट लेने की आवश्यकता नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन वॉल्यूम तो एयर का होता है, जगह तो वो घेरती है, लेकिन वेट नेग्लिजिबल है, इस वजह से लेना जरूरी उसको नहीं है। तो एक चीज हमने यहाँ समझ लिया कि वाटर कंटेंट का फॉर्मूला ये होता है, यानी W इज इक्वल टू W अपॉन WS होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर इसकी भी बात करें तो हो सकता है कोई सॉइल सैंपल ऐसा हो जिसमें देखिए जीरो भी हो सकता है, क्यों, वाटर कंटेंट का रेंज बताना है, कुछ भी हो सकता है। सॉइल सैंपल लिए पानी गायब कर दिए, सुखा दिए, तो ऊपर जीरो नीचे पूरा जीरो हो गया। अगर यही कहें पानी सॉलिड से भी ज्यादा हो जाए, मतलब कीचड़ लीजिए, कीचड़ में सॉइल से ज्यादा पानी ही है, तो पानी ज्यादा हुआ तो एक से ज्यादा, मतलब W की रेंज कुछ भी हो सकती है, जीरो, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, छोटा नहीं मतलब पॉजिटिवली कुछ भी, जीरो से पॉजिटिवली कुछ भी हो सकता है। किसका रेंज, स्मॉल w यानी वाटर कंटेंट का। तो ये 6 टर्म आपको क्लियर हो गए। 7वां टर्म है यूनिट वेट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि जो यूनिट वेट होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग कुछ नहीं, वो वेट डेंसिटी होता है। किसी चीज का यूनिट वेट क्या होता है, इकाई द्रव्यमान में, सॉरी इकाई वॉल्यूम में कोई चीज जितना आता है वही उसका यूनिट वेट होता है। 1 क्यूबिक मीटर हमने वॉल्यूम बनाया, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम बनाया, उसमें कोई चीज कितनी आएगी। तो जैसे सॉइल का सैंपल लिए, मजे की बात देखिए, सॉइल का सैंपल लिए, उसको ले जाके हमने तौल लिया, तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर सॉइल लिए, मान लीजिए सॉइल का एक जगह से 1 क्यूबिक मीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम लिया सॉइल का, तो वो कितना भारी होगा, वही तो उसकी डेंसिटी होती है। यूनिट वेट क्या होता है, वेट डेंसिटी को यूनिट वेट कहते हैं। तो अगला अगर टर्म हम यहाँ पे पढ़ें कि यूनिट वेट कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना यूनिट वेट को समझना कि वो, इसको हम लोग लिखेंगे वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई आयतन में निहित भार को ही यूनिट वेट यानी इकाई
भार कहते हैं, ठीक है। हमेशा एक चीज कहते हैं, इसको इकाई भार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इकाई भार या इकाई आयतन का भार, इस तरह से समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो एक चीज क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिएगा, आप क्लियरली समझ लीजिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं इनकी, इन चीजों की, तो 5 तरह का सॉइल जो है, सॉइल को एक बात बताइए, ऐसा हो सकता था कि सॉइल को ले गए, उसको तौले तो वो कुछ आया, सिंपल कंडीशन में जैसा था वैसा ले गए, उसको पूरा सूखा कर लिए तो उतना ही बड़ा सैंपल है, पूरी तरह से सूखा तो उसका यूनिट वेट अलग होगा, पूरी तरह से डुबा, मतलब पानी भर गया पोर्स में तो यूनिट वेट अलग होगा। अगर उसको पानी के अंदर डुबाए रखें पानी के अंदर, तब उसका यूनिट वेट अलग हुआ। और अगर उसको एकदम कॉम्पैक्ट करके, रंध्रों को गायब करके केवल सॉलिड का यूनिट वेट लिए तो वो यूनिट वेट अलग हुआ। मतलब सॉइल के टोटल 5 तरह के यूनिट वेट होते हैं। कौन कौन सा यूनिट वेट होता है? पहला होता है बल्क यूनिट वेट, दूसरा जो होता है वो होता है ड्राई यूनिट वेट, तीसरा होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सैचुरेटेड पहले कर लीजिए, सैचुरेटेड यूनिट वेट, चौथा जो होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, और पांचवा जो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और सबका सिंबल अलग अलग, बल्क वाले को गामा बी से, इसको गामा डी से, इसको गामा सैचुरेटेड से, इसको गामा सबमर्ज्ड से, और इसको गामा एस से। ये 5 तरह के यूनिट वेट होते हैं सॉइल के। बात समझ में आ रही है? कैसे कैसे कंडीशन में 5 यूनिट वेट होंगे तो फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहला जो यूनिट वेट होगा वो होगा गामा बी, फटाफट समझेंगे। इसमें सिंपल कंडीशन में सॉइल का वेट और उसका वॉल्यूम का रेशियो ले लिया, पहला वाला यहीं से क्लियर हुआ। बल्क यूनिट वेट गामा बल्क यूनिट वेट जो है वो टोटल ऐसे नॉर्मल कंडीशन में पूरा सॉइल लिए, बल्क मतलब एज इट इज, जिस कंडीशन में वो थी उसी कंडीशन में उसको ले लिए, तो उसका वेट लिए और वॉल्यूम ले लिए, पहला वाला खत्म। दूसरे वाले को क्या किए? ड्राई कर लिए, तो गामा डी इज इक्वल टू, आप देखिए डब्ल्यू में जब ड्राई करेंगे तो वाटर खत्म, तो क्या बचेगा? केवल सॉलिड्स बचेंगे, तो डब्ल्यू एस बाई बी करेंगे। अब जाहिर सी बात है इस कंडीशन में ज्यादा बल्क यूनिट वेट होगा कि ज्यादा ड्राई यूनिट वेट होगा? तो जाहिर सी बात है ड्राई वाला कम होगा, ये वाला ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ पानी भी रहा होगा और इसमें केवल क्या है? सॉलिड्स हैं और पोर्स भी हैं, पोर्स हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें हुआ क्या कि अगर मान लीजिए इस टाइप से सैंपल है ऐसे, तो सैंपल में ऐसे ऐसे था, इसमें ऐसे ऐसे सैंपल थे, कुछ खाली जगह थी, कुछ ये खाली जगह थी, कुछ ऐसे खाली जगह थी जिसमें पानी भरा हुआ था। यहाँ ध्यान समझिएगा, ये बहुत जरूरी डायग्राम है। इसमें पानी भरा हुआ था ऐसे, और उस पानी को सुखा करके इसमें क्या कर दिया गया? एयर भर दिया गया पूरा। तो एयर का हटाने से वेट तो केवल सॉलिड का हुआ, तो दूसरा वाला इससे कम होगा। अभी सबको एक साथ अरेंज करेंगे। तीसरा वाला क्या होगा? सैचुरेट मतलब पूरा, इसमें से पूरा हवा निकाल के पूरे रंध्रों में पानी भर दिया गया, तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा डब्ल्यू सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन में अपॉन बी, मतलब पूरे आयतन से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर